आपको प्रियंका कांडपाल नजर आ रही थी, जो ये बता रही थी कि कई ऐसे चेहरे हैं जो रोते बिलखते पहुंचे, लेकिन जब अंदर मॉर्चरी से बाहर लौटे तो उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान थी कि शुक्र है मेरा बच्चा नहीं है, शुक्र है मेरे परिवार के लोग नहीं है। ये ANI से आ रही तस्वीरें हैं, ताज़ा एकदम ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देखिए पुलिस जो है हाथ में ग्लव्स, पुलिस का एक जवान आपको दिख रहा था हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे, और जितने भी आपको इस वक्त यहाँ पर पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ब्लास्ट हुआ, गाड़ी के अंदर के बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो इधर उधर तितर बितर हुए हैं, लेकिन उन्हीं में सबूत छिपे हुए हैं और इसीलिए उनको कलेक्ट किया जा रहा है। मतलब जो बिल्कुल अगल बगल के थे उसे तो कलेक्ट कर दिया गया है, लेकिन जो दूर दूर फैले हैं उनको भी देखिए, ये जो टीम है एक्सपर्ट्स की वो वहां पर पहुंची और इनको कलेक्ट किया जा रहा है जगह जगह जाकर। और ये भी देखा गया है कि कई ऐसे लोग हैं जो वहां पर जाकर चीज़ों को हाथ लगा रहे हैं। ये ठीक नहीं है, अगर वो साइट जहां पर ब्लास्ट हुआ है, वो साइट जहां पर कोई घटना घटी है, उन इलाकों में जाकर किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को छूना ये ठीक नहीं है। हमारे साथ दीपक बिष्ट भी जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इन चीज़ों का पूरा ख्याल रखे हुए हैं। दीपक, ये हम देख रहे हैं जो तस्वीरें आई है, लाल किला की तस्वीरें हैं, धमाके वाली जगह जहां से अभी भी सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, अभी भी दे आर वेटिंग फॉर समथिंग, जैसे कोई क्लू खोजा जा रहा हो। देखिए, मैंने रूबिका पहले ही बताया था कि जब धमाका हुआ था तो उसकी जो वहाँ से टूटी हुई चीज़ें थी, चाहे वो गाड़ी के जो पार्ट्स थे वो हो या फिर ह्यूमन बॉडी हो, तकरीबन 100-150 मीटर तक वो गई थी। तो इसलिए जांच अभी भी ज़रूरी है, उस स्पॉट को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर अभी तक ये नहीं पता लग सका है कि धमाका किस तरह का था। हाई इंटेंसिटी का धमाका था, तेज़ धमाका हुआ, नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ, लेकिन ये धमाका किस तरह का था, ना ही कोई वहाँ पर ऐसे सबूत मिले जिससे ये बम किस तरह का था इसका अंदाज़ा नहीं लगा सके। इसलिए इस पूरे रूट को जो है बंद रखा गया और अगले आदेश तक ये बंद रहेगा। जब तक वहाँ पर सारी एजेंसियाँ जो है पूरी तरह से जांच नहीं कर लेती तब तक इस रूट को खोला नहीं जा सकता। और इसीलिए इस रूट पर जितने भी एविडेंस हैं उसको कलेक्ट करने के लिए देर रात से काम किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले किसी ने हमें वीडियो भेजा था कि जो जैन मंदिर है उसके पास तक ह्यूमन बॉडी का पार्ट था। हालांकि ये एजेंसियों की जांच के लिए बड़ा विषय होगा, लेकिन हमें जिसने भेजा था, लेकिन हमने इसलिए उसे आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि वो ऑथेंटिक होना जरूरी है। क्योंकि कई सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल होती है, वो किसी न किसी वजह से किसी न किसी रूप में यहाँ पर सामने पेश कर सकते हैं, तो इसलिए उसको वेरीफाई करना भी जरूरी है। और इसीलिए हमने एजेंसियों को वो भेजा है कि उसे वेरीफाई करें। लेकिन जब तक एविडेंस वहाँ का पूरा कलेक्ट नहीं होता तब तक उस रूट को नहीं खोला जाएगा। जो अलग अलग एजेंसियाँ, चाहे वो NIA वहाँ पर जांच कर रही हो, NSG देर रात से वहाँ पर जांच कर रही थी। देखिए, ये तो वो तमाम सबूत हैं जो अभी FSL की टीम जो है वो इकट्ठा कर रही है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो मौके पर मौजूद होकर इसे इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये तो वो सबूत है जो इकट्ठा किए जा रहे हैं, वो पार्ट्स है जो इकट्ठा किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ और पार्ट्स भी है जिन्हें हम कैरेक्टर कह रहे हैं, जिन्हें हम किरदार कह रहे हैं। वो कौन कौन है? देखिए, जिस कार में धमाका हुआ उस गाड़ी का नंबर, उस गाड़ी की बनावट, उस गाड़ी के बारे में हर डिटेल जो है वो CCTV में कैप्चर हो चुकी है। गाड़ी नंबर क्या था? हरियाणा की गाड़ी थी, HR 2626 CE 7674। ये हरियाणा की गाड़ी थी। इस कार को आखिरी बार पुलवामा के तारिक ने खरीदा था, और ये जो तारिक है ये उमर और आमिर का दोस्त बताया जा रहा है, जिसको वहां जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रही है। डॉक्टर उमर अलग किरदार है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। फिर आ जाइए आप, पुलिस ने तारिक और उसके भाई उमर को हिरासत में ले लिया है, क्योंकि तारिक के कार के साथ एक तस्वीर वायरल हो रही है, वो चाबी ले रहा है। ये तारिक जिसके मैं आपको बता रही थी, ये उमर और आमिर इसके दोस्त बताए जा रहे हैं। इस तारिक के भाई को हिरासत में लिया है, और यह बताया जा रहा है कि वो डॉक्टर उमर जो है उसके मां और उसके भाई को भी हिरासत में ले लिया गया। मतलब इन सब की शिनाख्त हो चुकी है। दूसरा, जब पुलिस ने तारिक से पूछताछ की तो उसने बताया कि कार उसने पुलवामा के रहने वाले डॉक्टर उमर को बेच दी थी। जिसकी फोटो दिख रही थी चाबी लेते हुए, उसने ये गाड़ी डॉक्टर उमर को बेच दी। अब पुलिस ने जब ये पता लगाया कि डॉक्टर उमर कौन है तो वो पहुंचे उमर के भाई और मां के पास, और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। यानी 2 उमर है इस पूरे के पूरे मसले में। एक उमर वो है जो तारिक को जानता है, जिसने दूसरे उमर को गाड़ी बेची थी। एक उमर है और एक डॉक्टर उमर है। डॉक्टर उमर ने आखिरी मर्तबा ये गाड़ी खरीदी थी, और कह रहे हैं कि वही वो शख्स हो सकता है जो गाड़ी चला रहा है। बाकी डिटेल्स हमें
मेरे सहयोगी दीपक बिश देने वाले हैं, लेकिन अब 9:30 बज चुके हैं। यतेंद्र का जरा रुख कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर आएगी गृह मंत्रालय की तरफ से, जहां पर अमित शाह बैठक करेंगे तमाम बड़े अधिकारियों से, इंटेलिजेंस ऑफिसर से। इस बैठक में कौन कौन मौजूद रहेगा यतेंद्र, और मसला क्या रहेगा? यतेंद्र मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, कोशिश करते हैं यतेंद्र के साथ वापस जुड़ेंगे। लेकिन ये अब तक की बड़ी खबर थी जो मैंने आपको बताई। दीपक भी जुड़े हुए हैं, प्रियंका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सपना शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। उन सब का हम रुख करेंगे। लेकिन अभी चारों तरफ आप समझ लीजिए, उधर बिहार में इलेक्शन है, वहां वोटिंग चल रही है, और दूसरा पूरे देश में हाई अलर्ट है। बड़े बड़े जगहों पर, सेंसिटिव इलाकों पर हाई अलर्ट है, क्योंकि अभी नहीं पता कि कौन कहां छिपा बैठा है। ये तो कई जगह पर मॉड्यूल पकड़ में आ गया, ये लोग पकड़ में आ गए। डॉक्टर आदिल पकड़ में आ गया, डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ में आ गया, डॉक्टर उमर जो है वो भी पकड़ में आ गया। तस्वीरों में तो देख ही गया है। यतेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, कौन कौन इस बैठक में शामिल रहने वाला है जो गृह मंत्री करने वाले हैं? देखिए, पहले ये बैठक 9:30 बजे होनी थी, लेकिन अभी सूत्र बता रहे हैं कि बैठक का समय बदला। अब सुबह 11 बजे ये बैठक होगी गृह मंत्रालय में। ये बैठक होगी गृह मंत्री की अध्यक्षता में, और जम्मू कश्मीर के डीजीपी इसमें ऑनलाइन इस बैठक में शिरकत करेंगे। इसके अलावा गृह सचिव रहेंगे, एनआईए, आईबी और एनएसजी के जो चीफ हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के पुलिस कमिश्नर इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और जो अभी तक का, कल रात से लेकर और अब तक का जो अपडेट होगा, वो तथ्यों के साथ वो उनको गृह मंत्री को ब्रीफ किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के डीजीपी पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, क्योंकि वहां से भी कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, और वहीं से क्लू मिले थे जो फरीदाबाद में जिस तरह से विस्फोटक बड़ी मात्रा में मिला, और जो डॉक्टर उमर और उनके सहयोगियों के बारे में पता चला, तो उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी भूमिका है। तो ऐसे में वो भी इस बैठक में ब्रीफ करेंगे कि वहां से क्या क्या अपडेट है, और किस तरह से तार एक के बाद एक इस पूरी कड़ी को जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरा एक ब्रीफिंग गृह मंत्री के सामने रखी जाएगी। जी, ऑलराइट, ये बड़ी खबर है। यतेंद्र ये बोल रहे हैं 9:30 बजे जो बैठक होनी थी वो अब पोस्टपोन कर दी गई है। अब 11 बजे ये गृह मंत्रालय में बैठक होने वाली है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर गृह मंत्रालय में ये अहम बैठक होगी, और इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा? एक तो गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने वाले हैं, यूनियन होम सेक्रेटरी रहेंगे, आईबी के डायरेक्टर रहने वाले हैं, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहने वाले हैं, और डीजीपी जम्मू कश्मीर भी वर्चुअली इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे, और डीजी एनआईए भी इस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं। यानी तमाम बड़े चेहरे अभी ये जो ब्लास्ट हुआ है इस पर मीटिंग करने वाले हैं। मीटिंग का वक्त 9:30 बजे था, लेकिन अब बताया जा रहा है 11 बजे इस बैठक को मुकर्रर किया गया है। दीपक के पास भी कोई जानकारी इस पूरे मसले को लेकर आई है, जरा उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, क्या अपडेट आ रहा है आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये बड़ी मीटिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि देर रात से कई घंटे हो चुके हैं। देर रात तक पूरी इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होती, क्योंकि मौके पर सभी अधिकारी मौजूद थे। सारे जितने तेज तर्रार अधिकारी थे वो मौके पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, इसलिए उस रिपोर्ट को साझा किया जाएगा और अगला निर्देशन वहां पर से मिलेगा। क्योंकि जो मीटिंग है उसके अलावा जो अधिकारी हैं वो इस वक्त हो सकता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी उस जगह पर मीटिंग पर रखा जाए, क्योंकि जिस तरह से देर रात से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता लग पा रहा है कि कहीं ना कहीं सूत्र बता रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद का पूरा कनेक्शन था। जैश से जुड़े हुए जितने लोग, जितने टेरर मॉड्यूल को इस वक्त ऑपरेट कर रहे थे, उन सभी से पूछताछ भी की जा रही है। और सबसे अहम चीज ये कि डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल जो इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस की कस्टडी में है, उसके अलावा एक महिला लेडी डॉक्टर जिसे देर शाम गिरफ्तार किया गया था फरीदाबाद से, वो भी जो है इस मॉड्यूल का हिस्सा हो सकती है। इसलिए हर किसी को इस वक्त इस मॉड्यूल से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर पूछताछ की जा रही है, क्योंकि दिल्ली में जो धमाका हुआ था, क्या उसमें डॉक्टर आदिल या फिर डॉक्टर मुजम्मिल का कोई हाथ था, कोई कनेक्शन था, इनसे रिलेटेड कोई ऐसा नेटवर्क जो इसको अंजाम देने की फिराक में था, उनसे ये भी पूछा जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं, हम आपको बता दें, सूत्रों ने यह भी कहा है कि डॉक्टर उमर के लिए इन दोनों से पूछताछ की गई है। देर रात तक इनसे काफ़ी देर पूछताछ की गई है, क्योंकि जिस तरह का धमाका था, इस धमाके को लेकर पहले ही यहाँ पर अंदाज़ा लग चुका था कि ये धमाका एक टेरर अटैक हो सकता है, और इसीलिए इसको लेकर देर रात से ही एजेंसियां अलग अलग नेटवर्क बनाकर अलग अलग टुकड़ियों में कई जगह पर छापेमारी भी कर रही है, कई जगह पर यहाँ पर काम भी किया गया। जब तक कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो जाती है दीपक, लेकिन चूंकि आप एक्सपर्ट भी हैं, आप इन चीज़ों को कवर भी करते रहे, कुछ सवाल जहन में आ रहे हैं। पहला ये कि लाल किले के पास ये गाड़ी जो है ये एक्सीडेंटली तो नहीं की गई होगी पार्क,
कोई मंशा रही होगी। ये जो ब्लास्ट हुआ है ये एक्सीडेंटली हो गया ब्लास्ट या फिर जानबूझकर हुआ? क्या ये लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे थे? इन केस कर रहे थे तो फिर कह रही हूं हमें नहीं मालूम है, लेकिन क्या लगता है, सूत्र क्या कह रहे हैं? देखिए, देर रात को भी हमने सूत्रों से यही पूछा था। सूत्रों ये बता रहे हैं कि सबसे अहम चीज़ ये कि गाड़ी, क्योंकि इस कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस ने ये बताया था कि गाड़ी मूविंग थी, स्लो स्पीड थी, रेड लाइट वहीं पर थी। क्या रेड लाइट और ग्रीन लाइट को लेकर यहाँ पर पुलिस ने अपनी जानकारी इकट्ठा की है। रेड लाइट पर जब गाड़ियाँ धीमी थी तो उसी दौरान ब्लास्ट हुआ था। तो ब्लास्ट जिस गाड़ी में हुआ था उस गाड़ी के लोग कहाँ हैं, इसको लेकर यहाँ पर सबसे अहम चीज़ होगी। अगर गाड़ी के लोग भी इसमें डेड हैं तो जाहिर सी बात है कि ये फिदाइन हमला हो सकता है। वुल्फ अटैक या फिदाइन हमला इसी तरह का सेम पैटर्न होता है जैश का, और ये हो सकता है। हालांकि अभी ये जल्दबाजी होगी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन टीमें इसमें जांच कर रही हैं कि गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोग क्या घायल हैं या वो मृत हैं, तो इसको लेकर ये जांच यहाँ पर तेज हो चुकी है। सबसे अहम चीज़ ये। दूसरा ये कि क्या गाड़ी में कोई विस्फोटक को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, किसी दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, क्योंकि गाड़ी तकरीबन 3 घंटे इसी लाल किला की पार्किंग में थी और उसके बाद वहाँ से गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोग भी पार्किंग के अंदर ही थे। इसको लेकर भी सबूत इकट्ठा किए गए हैं। इसलिए ये माना जा रहा है कि गाड़ी कहीं ना कहीं ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल की जानी थी, क्योंकि जब भी इस तरह की एक्टिविटी होती है तो टेरर ग्रुप जो है वो पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल करता है, बल्कि नई गाड़ियों को नहीं करता है। और यहाँ पर इस गाड़ी के तो वैसे भी 4 ओनर बदले हैं, लेकिन ट्रांसफ़र गाड़ी नहीं हुई। इसीलिए सबसे पहले पुलिस की टीमें सलमान नाम के शख्स के पास पहुंची थी, क्योंकि गाड़ी सलमान के पास ही थी, उसी के नाम पर कागज थे, लेकिन ओनरशिप हमेशा किसी वजह से बदलती गई और इसके पीछे भी कोई मैंने एक्सीडेंट शब्द का इस्तेमाल दीपक इसलिए किया कि जैश ए मोहम्मद का जो पैटर्न है, हाँ समझ में आता है, ज्योग्राफिकल फोकस उसका रहता है। सिक्योरिटी फोर्सेस को हमेशा जैश ए मोहम्मद जो है टारगेट करता है, ये उसका पैटर्न रहा है। और दूसरा रहा है वो सुसाइड अटैक, जो फिदाइन जिसको हम कह रहे हैं। अगर इनकेस ये फिदाइन अटैक था तो फिदाइन अटैक में 3 लोग गाड़ी में मौजूद थे, छोटी गाड़ी थी i20, लेकिन 3 लोग के आसपास जो है हमको दिखाई दे रहे हैं। अब उसमें एक जहन में ख्याल आता है कि हो सकता है कि ये बड़ी मात्रा में, चूंकि पकड़ा जा रहा था अमोनियम नाइट्रेट, तो क्या ये नहीं हो सकता है कि ये उसको जल्दबाजी में ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो और एक्सीडेंट हो गया हो? अगर फिदाइन था तो 3 क्यों? मतलब ये कुछ सवाल है जो जहन में आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सवाल आप ही के क्या हमारे भी और सभी एजेंसियों के दिमाग में इस वक्त कौंध रहे हैं, क्योंकि 3 लोग गाड़ी के अंदर थे। अगर वो किसी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने जा रहे थे तो क्या अचानक ब्रेक मारे गए थे, क्योंकि रेड लाइट थी, अचानक ब्रेक मारने के बाद क्या कोई जो अंदर विस्फोटक जैसी चीज़ रखी थी वो क्या अचानक ब्लास्ट में तब्दील हो गई? इसको लेकर यहाँ पर एजेंसी जाँच कर रही है। और मैं आपको बता दूँ रूबिका कि जो अगल बगल में 2 से 3 गाड़ियाँ चल रही थी, उन गाड़ियों के दरवाजे तक ब्लास्ट से बाहर निकल आए, तो उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोग कैसे साबुत निकल के बाहर सकते हैं? क्या वो घायल है या? को बता देना चाहती हूँ, ये फुल स्क्रीन जो अभी आप देख रहे हैं, ये तो कम सिटीज हैं जो यहाँ पर हम स्क्रीन पर फिट कर पाए हैं, लेकिन दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा बल कैसे अलर्ट मोड पर है। आप पटना से लेकर आखिरी शहर फरीदाबाद तक देख लीजिए, और इस बीच जो भी शहर आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो सुल्तानपुर हो, चाहे वो नोएडा हो, वहां जबलपुर हो, कोलकाता हो, सूरत हो, न्यू जलपाईगुड़ी हो या दुर्ग हो, ये सब जगह की तस्वीर, मतलब ये ऐसी तस्वीर है कि मान लीजिए नीचे का जो शहर है, अगर उसका नाम मैं बदल दूं तो आप ये पता नहीं लगा पाएंगे कि ये मुंबई है कि अंबाला है, क्योंकि सब जगह गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, सब जगह हाई अलर्ट पर सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर दिखाई दे रहे हैं, सारी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। और इस चेकिंग के पीछे भी मंशा है, क्योंकि ये केवल दिल्ली नहीं है जिसे निशाने पर लिया गया है। अगर लिया गया है तो ये दिल्ली नहीं है, ये कहीं दूसरी जगह की भी प्लानिंग हो सकती है। और दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक देखिए, ये जिस तरीके से हाई अलर्ट पर पूरा का पूरा देश और देश के अलग अलग शहर और राज्य है, ये दिखाता है कि आईबी के पास ये भी सूचना होगी पक्का कि ये अगर मान लीजिए कोई बड़ा खतरनाक मंसूबा था तो ये केवल दिल्ली तक सीमित नहीं था या बड़े शहरों तक सीमित नहीं था।
बिल्कुल, देखिए जब भी इस तरह की अगर टेरर मॉड्यूल जब इस तरह का एक्शन या इस तरह की अटैक करते हैं तो वो किसी एक शहर को नहीं, लेकिन कई शहर ऐसे उनके निशाने पर होते हैं। और यहाँ पर भी देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये मैं आपको बता दूँ रूबिका कि जो दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर 2900 किलो ऐसा अमोनियम नाइट्रेट वहाँ पर बरामद किया गया। यानी वो जानते थे कि दिल्ली में वो पकड़े जा सकते हैं और इसीलिए जैश ने प्लान की एक ऐसे गाँव को चुना जहाँ पर किसी का आना जाना नहीं होता है। गांव के सीधे साधे लोगों के बीच में एक कमरा किराए पर लेकर वहां पर 2900 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट था वो छिपाया गया था। हथियार छिपाए गए थे, ऑटोमेटिक पिस्टल्स और कारतूस वहां पर थे। जब आपको याद होगा मुंबई जो धमाका हुआ था तो राइफल का इस्तेमाल किया गया था, आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पर इन हथियारों को भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा था। कल जो रेड हुई है उसमें कोई एक ही जगह थोड़ी है। ब्लास्ट हुआ देश की राजधानी दिल्ली में, दीपक, है ना। हरियाणा के फरीदाबाद में, वहां के फतेहपुर तगा में 2900 किलो मिल जाता है विस्फोटक। फिर एक डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी होती है, डॉक्टर मुजम्मिल की, जो कि फरीदाबाद में टीचर है। फिर सहारनपुर से डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी होती है। फिर आप लखनऊ आ जाइए, वहां पर एक लेडी डॉक्टर है जिसका नाम है शाहीन, डॉक्टर शाहीन शाहिद, जिसकी गाड़ी से राइफल, जिंदा कारतूस बरामद होते हैं। और सूत्र ये बता रहे हैं कि डॉक्टर मुजम्मिल उसी कार का इस्तेमाल किया करता था।